उनके दोस्तों के बीच क्लास को शेयर करके समझा सकते हैं। कोई भी दिक्कत समस्या आती है बैच परचेस करने में, हालांकि आपको टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर जाना है, बैच परचेस कर सकते हैं क्रैश कोर्स का, और यहां पर आपको दिए गए नंबर दिख रहे हैं। अगर कोई दिक्कत समस्या आती है तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इसमें आपको, और आप लोग 1 to आगे काउंटिंग लिख दीजिएगा, कम से कम 20 तक आप 1 to 20 नंबर लिख लीजिएगा, ताकि हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं आप अपनी तरफ से पहले उसका जवाब दें, फिर देखें गुरुजी क्या बता रहे हैं। अगर गलत है तो गलत टिक करिएगा, अगर आपका सही हुआ है तो आप अपना 1 मार्क्स उसमें लिख लीजिएगा। बाद में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरे इस टेस्ट में 20 में से इतने नंबर रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक, बढ़ाने के लिए 2 गुना 4 गुना करने के लिए, है ना। तो बिल्कुल आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जीवन जीना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है दोस्त, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है दोस्त, और मेहनत करिए, सफल होना है तो सफर तो जारी रखो। ठीक है, चलो, बिल्कुल। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, क्यों डर रहे हो, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, तू रख ले, कर ले आज खुद पर भरोसा, फिर देख कल होता है क्या। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आने वाला है। चलो, इस क्वेश्चन का सभी बच्चे जवाब देंगे। प्रश्न प्यारे साथियों है कि परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयोग में अल्फा कणों से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया था। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, केयरफुली, है ना। हम पहले ही बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली, तब आप डिसाइड करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अल्फा कणों का प्रयोग किसने किया था, तो रदरफोर्ड सर ने किया था। किसने किया था बच्चा पार्टी, आपका जवाब होगा सर रदरफोर्ड सर ने ये प्रयोग का। प्यारे साथियों, उसकी मोटाई होती है सोने की पतली प्लेट पर, इसलिए कि भाई परमाणु की एक ही लेयर रहे, ज्यादा मोटा होगा, ज्यादा मोटाई का अगर कोई प्लेट होगा तो प्यारे साथियों उसमें हम प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए सोने की प्लेट ली जाती है जो बिल्कुल पतली होती है। ध्यान से सुनना पूरी बातों को। तो अल्फा कण क्या होते हैं, उस जब सोने की प्लेट पर अल्फा कणों की बमबारी कराई जाती है, कह लो किरण पुंज भेजे जाते हैं, एक के बाद एक अल्फा कण भेजे जाते हैं। अल्फा कण पर चार्ज कितना होता है, अगर पूछ ले कि अल्फा कण क्या होता है तो कौन बताएगा। ये 2 हीलियम का क्या होता है, नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक होता है। तो इसमें जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2e इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, प्रोटॉन मतलब धनावेश माना जाता है। तो अल्फा कणों की क्या कराई जाती है, बमबारी कराई जाती है। तो कुछ अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, जिस रेखा में भेजे गए उस मार्ग से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 1 का डी ऑप्शन ही टिक कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपका पहला जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला जवाब बिल्कुल सही आ रहा है कि इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। किस घटना को, कि सोने की प्लेट में अल्फा कणों की बमबारी कराई गई तो अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जा रहे हैं, विचलित हो जा रहे हैं, इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो इस घटना का उपयोग किया गया था, प्रकीर्णन के अंतर्गत किया गया था। पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन मैक्सिमम बच्चों का सही है, मुझे लगता है आपने बाजी मार ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण रहते हैं। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण रहते हैं, किस बल के कारण रहते हैं भैया बताइए। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण रहते हैं। भाई ये नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर सभी बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये किस बल के कारण चक्कर लगा रहे हैं। जैसे अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो किस बल के कारण लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगा रही है। पर क्रैश कोर्स का कब से स्टार्ट होने वाला है। क्रैश कोर्स प्यारे साथियों, हम लोगों का जो प्लान है 1 नवंबर से क्लासेस को स्टार्ट करने का है, 1 नवंबर से क्लासेस को स्टार्ट करने का है, लेकिन उसी समय दिवाली और छठ पूजा भी है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम एग्जीक्यूट
जो कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि इस चीज को 1 नवंबर की जगह पर पहले ही 25 अक्टूबर से क्लास को शुरू करने की योजना बनाई जाए। ठीक है, तो प्लान किया जा रहा है कि 25 अक्टूबर को, क्योंकि जो 4 से 5 दिन छठ पर्व और दिवाली में उसमें डिस्टर्ब होगा, बच्चों की पढ़ाई रुकेगी, उसलिए हम लोग 25 अक्टूबर से क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी क्रैश कोर्स को स्टार्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि नवरात्रि में आप लोग एडमिशन भी ले रहे हो और साथ ही साथ नवरात्रि पर्व में सभी लोग बिजी भी रहते हैं। तो 12 तारीख को आपका दशहरा का पर्व है और उसके बाद 10 दिन आपके पास और मौका होगा कि आप क्लासेस में एडमिशन ले लें और फिर हम लोग क्रैश कोर्स को 25 अक्टूबर से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने डेट बताया है, बट अभी इस प्लान को पूरा श्योर नहीं हो पाए हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि बुक भी आनी है, आपको पता है टारगेट बोर्ड की तरफ से क्रैश कोर्स की बुक भी लॉन्च होगी, इसको पढ़ करके एग्जाम में बेहतरीन अंक ला सकते हैं। उम्मीद यही है, मेहनत रंग लाएगी, हम लोग अच्छा करेंगे। ठीक है, हम लोग बेहतरीन करेंगे, ये उम्मीद हम लोग लगा के बैठे आप लोगों से। जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा और आप लोग बोलोगे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया गया था, मुझे बहुत मदद मिली थी इस बुक से, तो उस समय की मेरी खुशी क्या होगी वो बता नहीं सकते। चलो अच्छा प्यारे बच्चों, इसको बताओ तो परमाणु की कक्षा में जिस प्रकार आकर्षण बल से होता है, यहां पर वैद्युत बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? वैद्युत बल। नाभिक धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, तो दोनों के बीच कैसा बल कार्य करता है? वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो वैद्युत आकर्षण बल की खोज किसने की थी? वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई भी बल हो, किसने खोज की थी? तो हम लोग जानते हैं कूलाम सर ने की थी, कूलाम बल उसे बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट 2 का सी ऑप्शन ही टिक कर रहे हैं, दिल से शुक्रिया। जो लोग 2 का बी टिक कर रहे हैं संभल जाओ, अभी मौका है। नहीं तो पता है कि आनंद सर बिल्कुल ऑफलाइन के जैसे पढ़ाते हैं और उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो वास्तव में बहुत आगे तक पहुंच चुकी है और इस रॉड का भी इस्तेमाल वो कर देते हैं। ठीक है, इस रॉड का भी इस्तेमाल पनिशमेंट के लिए कर देते हैं। वो बिल्कुल ऑनलाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसको मैं वेव बना दूंगा। आपको मैंने बताया है मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे, ये द्रव्य तरंगों के रूप में आपके पास पहुंचेगा। उसका प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? रदरफोर्ड ने जो प्रकीर्णन किया, स्कैटरिंग अर्थात अल्फा कणों की बमबारी कराई, उससे उन्होंने क्या प्रूफ किया? उन्होंने ये देखा कि नाभिक होता है परमाणु में और वहीं पर पूरा का पूरा धनावेश एकत्रित होता है। यही तो उन्होंने बताया कि भैया नाभिक होता है किसी एक परमाणु में और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। यही तो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो नाभिक, धनावेशित नाभिक की चर्चा की, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही होगा। बी फॉर भाभी जी घर पर है, ये उत्तर इसका सही जवाब होगा। बात समझ में आई? बताइए 3 का बी। अरे बबुआ, नाभिक में न्यूट्रॉन का पता लगाया था। हाँ, ये नाभिक में न्यूट्रॉन का पता लगाया था। नहीं समझ में आ रहा है? वैसे हम ऑफलाइन भी पढ़ाए हैं तो कभी बच्चों को मारे पीटे नहीं है, कभी कभार थोड़ा बहुत आवेश में। अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन है। पतली पत्ती द्वारा, मतलब वही सोने की पतली प्लेट। अगर इमेजिन नहीं कर रहे हो, अगर आपके अंदर कल्पना शक्ति की कमी है तो फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। इमेजिन करो, पतली पत्ती सोने की, पीली पीली है बिल्कुल। हाँ, अल्फा कणों के प्रकीर्णन में अल्फा कण के प्रकीर्णन होता है, मतलब अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। रदरफोर्ड के प्रयोग में नाभिक के निकटतम जो अल्फा कण आते हैं वे क्या हो जाते हैं? जो अल्फा कण, इसी चित्र की जरूरत है, जो अल्फा कण नाभिक के नजदीक आते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा विक्षेपित होते हैं। जो एकदम सीधे आएंगे वो तो ऐसी मार्ग में वापस लौट ही जाते हैं। जो बहुत किनारे से जाते हैं वो बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। ऐसा ही तो होता है। तो जो नाभिक के नजदीक आते हैं वो बहुत अधिक विक्षेपित हो जाते हैं। जो बच्चे चौथे का सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं अपनी जगह पर, प्यारे बच्चों बिल्कुल आप सही हैं। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बहुत ज्यादा विक्षेपित होते हैं, बहुत अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका बताइए जवाब। मैंने पहले भी बताया है, बालक बालिकाओं बताइए, रिडबर्ग नियतांक का एसआई मात्रक कितना होता है? अगर रिडबर्ग नियतांक का मान पूछेगा तो कितना होता है? R इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 की पावर में 7 मीटर इनवर्स होता है। यस और नो? तो मात्रक तो पता है, अब निकाल लीजिए। मीटर इनवर्स इसका सही जवाब होगा, बताने की जरूरत नहीं, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला ये रहा, बोहर
का आवृत्ति शर्त होता है। बोहर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, तो उसकी ऊर्जा कितनी उत्सर्जित होगी? मैंने बताया था एच न्यू बराबर E2 माइनस E1। गुरु जी यहाँ E2 माइनस E1 है ये नहीं है। अरे भैया एच न्यू इज इक्वल टू E1 माइनस BE2 होगा। अगर वह लौटते समय ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? लौटते समय ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। क्या कर रहा है? ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। अपनी कक्षा में क्या कर रहा है? ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। जब वो अपनी ऑर्बिट में जो उच्च ऊर्जा स्तर है उससे जब निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हम लोग ये लिखेंगे। और जब वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाए तो उसकी वैल्यू हम ये लिखेंगे। इसमें ये भी ऊर्जा उत्सर्जित होना और प्यारे साथियों ऊर्जा का अवशोषित होना दोनों होते हैं। ऊर्जा अवशोषित होना, ऊर्जा अवशोषित होना, ये दोनों क्रियाएं होती हैं, इसलिए ये दोनों ही सूत्र वैलिड हैं। तो हम लोग इसका कौन सा ऑप्शन सही करेंगे बता दीजिए। इसका कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा? तो भैया डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है जब इलेक्ट्रॉन होता है। बताइए, हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में होता है और जब इलेक्ट्रॉन होता है स्थिर ऊर्जा के सबसे निचले वाले स्तर में या परमाणु से बाहर या नाभिक में। तो इसका जवाब होगा कि हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में अगर ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर रहा है होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है कहां पर? स्थिर अवस्था में होता है। कहां पर होता है? स्थिर अवस्था में होता है। इसका सही जवाब होगा। समझ में आया है ना? स्थिर अवस्था में होता है। 7 का चलें आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन यहां पर प्रश्न पूछा है कि हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट में होता है जब इलेक्ट्रॉन होता है निम्न ऊर्जा स्तर में। कहां पर होता है? निम्न ऊर्जा स्तर में, ऊर्जा के सबसे निचले वाले स्तर में होता है। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में पहले सब गलत कर दिए थे। हाइड्रोजन परमाणु में क्रमागत ऊर्जा, और जिन्होंने सही किया था ना वो लोग भी बी ऑप्शन पे आ गए, जो सी टिक किए थे वो भी बी ऑप्शन में आ गए। हाइड्रोजन परमाणु में क्रमागत ऊर्जा स्तरों का ऊर्जा का अंतर होता है। क्या होता है? ए घटता जाता है जैसे जैसे एन बढ़ता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। घटता जाता है जैसे जैसे एन घटता है, मतलब कोई ऊर्जा है तो वो कक्षकों की संख्या या ऊर्जा स्तर की संख्या पर कैसे डिपेंडेंट है? जरा ऊर्जा का सूत्र याद करना, उसमें हर में एन स्क्वायर था, या फिर ये याद कर लो E इज इक्वल टू माइनस का RH बटे में एन स्क्वायर था कि नहीं? ये तो यहां पर n क्या है? कक्षकों की ऊर्जा स्तरों की संख्या। तो यहां पर n स्क्वायर इसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो हाइड्रोजन परमाणु में क्रमागत ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा का अंतर होता है। तो n से संबंध के रूप में प्रश्न पूछे, बढ़ता जाता है जैसे जैसे n बढ़ता जाता है। गलत बात। अगर ये भी बढ़ेगा तो क्या ये भी बढ़ेगा? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है भाया। तो यहां पर अगर n बढ़ेगा तो E क्या होगा? घटेगा। ना तो बढ़ता है ना ही घटता है, जहां n कक्षा की संख्या, ये भी गलत है। सही यही होगा, ए ऑप्शन सही लग रहा है भैया कि घटता जाता है, मतलब E घटता जाता है जैसे जैसे n बढ़ता जाता है, ऊर्जा स्तर घटता जाता है जैसे जैसे n बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ये तो भैया आप हल करके भी निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। अब देखो, प्रथम कक्षा में, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल के लिए हाइड्रोजन परमाणु में V का एक सूत्र निकाला गया था, याद हो।
बी का सूत्र निकाला गया था, और प्रकाश की चाल सी की वैल्यू भी जो होती है, उन दोनों का क्या अनुपात जब निकालेंगे तो प्यारे साथियों 1/137 आएगा। 1/137 आएगा, यही इसका सही जवाब होगा। 9 का बी ऑप्शन, 9 का ए ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन सही? 1/137 सही है। 9 का बी ऑप्शन प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कितना होता है? यह भी आपको पता है। अगर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का जब अनुपात निकाला जाता है तो 1/2 होगा। 1/2 भाई, दोनों 2 गुना सूत्र आया था, हाफ mv²। याद करो v की वैल्यू, यहां हल करना तो समय नहीं है ना। याद करो k की वैल्यू हाफ mv², इसमें हम लोगों ने रखा था। u की वैल्यू स्मॉल के मतलब वही 1/4πε0, स्मॉल ई दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक नाभिक। अगर हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है तो प्लस यहां पे Ze भी था, याद रख लेना, Z भी था। लेकिन हमने कहा था हाइड्रोजन के लिए मैं Z बराबर 1 मान के चल रहा हूं, हल कर रहा हूं। लेकिन बाद में जब हल होता है ना तो Z² रहता है, उत्तर में Z² आता है। फिलहाल Z² के पदों में मैंने अभी नहीं बताया था। अपान में बीच की दूरी r, जो भी त्रिज्या हो, जिस भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, तो इन दोनों के अनुपात से v की वैल्यू रख करके हल किए थे तो वो उसका 2 गुना आया था। ठीक, 1/8 था एक में 1/4 पाई था, एक में 1/8 पाई था। तो जब अनुपात निकालेंगे ना तो 1/2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10 का 1/2। स्थिति ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है, तो जब हम माइनस की वैल्यू रखेंगे, अभी मैंने बताया भी कि इसको माइनस की वैल्यू रखना, अनुपात निकालेंगे तो पक्का प्यारे बच्चों ये जो माइनस है ये माइनस लगा रहेगा, अर्थात जो के अपान में u आएगा उसकी वैल्यू में -1/2 रहेगा। तो जो भैया आप अगर ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो डी नहीं, ये सी वाला -1/2 सही होगा। मैंने माइनस पर ध्यान नहीं दिया था बच्चों, बताते हुए आपको मैंने बताया, गलती हो गई, माफी चाहूंगा। ये स्टिक कहां है, मेरे ऊपर अप्लाई कर दी जाए, ठीक है, या मुझे खौलते तेल में डाल दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, इसका जवाब दीजिए। तो दृश्य भाग में लाइमन श्रेणी की अगर हम बात करें तो कहां पड़ती है? पराबैंगनी भाग में पड़ती है। याद कर लो, याद कर लो, इससे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। पराबैंगनी, ठीक है, वायलेट। पामर श्रेणी कहां पड़ती है? तो ये दृश्य भाग में पड़ती है। ये कहां पर पड़ती है? तो दृश्य भाग में पड़ती है, अर्थात इसका उत्तर तो सही हो गया, दृश्य भाग में। पाश्चन श्रेणी कहां पर पड़ती है? अवरक्त भाग में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? अवरक्त भाग में पड़ती है, इंफ्रारेड पार्ट में पड़ती है। ब्रैकेट श्रेणी भी कहां पड़ती है? तो अवरक्त भाग में पड़ती है, याद रखिएगा ये, ठीक है। चलो, तो बी ऑप्शन यहां पर बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ेगी, तो बामर श्रेणी सही जवाब होगा। कितने बच्चे सही कर रहे हैं? 11 का बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है? अभी मैंने बताया। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में कहां पर पड़ती भैया? तो बामर कौन सी श्रेणी थी? लाइमन, लाइमन श्रेणी अभी मैंने बताया, तो इसका जवाब हो जाएगा लाइमन श्रेणी। नेक्स्ट, एक हाइड्रोजन परमाणु पर 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन पुंज आपतित होता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए किस कक्षा तक इस इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा? संक्रमण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है या गति कर रहा है। अगर मैं सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर की, पहले ऊर्जा स्तर के निम्न ऊर्जा स्तर की बात करूंगा तो प्यारे साथियों जो ऊर्जा होती है -13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जब दूसरे कक्षा में हम लोग जाते हैं, दूसरी ऊर्जा स्तर के लिए बात करते हैं, तो उसकी ऊर्जा स्तर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये सारी वैल्यू हल करने पर आती हैं, ठीक है। अगर यहां पर हम देखें अंतर कितना, ये 3.4, ये 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग अंतर कुछ 10 का है, ठीक है। लगभग में 10 इलेक्ट्रॉन का वोल्ट है, मैं लगभग में मान ले रहा हूं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर है। हमसे कह रहे हैं 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन पुंज आपतित होता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, किस कक्षा तक इसके इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा? तो अगर यहां पर 10 का अंतर है तो इसका मतलब ना तो यहां पर होगा ना तो यहां पर होगा।
और 10 का अंतर, इसके बाद लगभग फिर 7-8 का अंतर होता है तब आएगा। तो इसका मतलब है कि थर्ड रेशियो पर ये प्यारे बच्चों n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट का जो 12.1 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट का जो संक्रमण होगा वो थर्ड कहां पर है, बी ऑप्शन, थर्ड वाले कक्षा में होगा, थर्ड ऊर्जा स्तर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक वाले, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती। वही ई का ऊर्जा मैंने जेड बराबर 1 मान लिया था, तो जेड जब अगर रख करके हल करेंगे नाभिक का, परमाणु के नाभिक में मैंने कहा था एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए मैंने 1 मान लिया था, तो ई रख करके हल किया था। लेकिन आप प्लस जेड ई रख करके अगर हल करेंगे तो जहां ई का स्क्वायर तो वहीं जेड का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो ऊर्जा होगी वो जेड स्क्वायर के क्या होगी, समानुपाती होगी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, जेड स्क्वायर के बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, 14 का बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम, अच्छा एक चीज तो मैंने बताया ही नहीं हे बाबू, ये जितने क्वेश्चन हैं ये सब आपकी भारती, जानते होंगे वो बुक भवन है ना, भारती भवन, इस बुक के प्यारे बच्चों हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको, जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहां पर सॉल्यूशन देता हूं भारती भवन के, फिर मैं दोबारा रिवीजन के समय जो क्वेश्चन लेकर के आता हूं वो क्वेश्चन बैंक से लेकर के आता हूं, और खुद एनालिसिस करके जो भी रेफरेंसेस बुक हैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड उनके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करके मैराथन क्लास में, वन शॉट क्लास में लेकर के आता हूं। ठीक है, तो ये भी कुछ क्वेश्चन मैच भी करते हैं, कुछ क्वेश्चन अलग रहते हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो वही है ना, चैप्टर तो वही है, तो उस जगह उस हिसाब से हमारे रिवीजन क्लास में भी 2-4 क्वेश्चन मैच होते रहते हैं। ठीक है, और वही आपको प्रैक्टिस के लिए रखे भी जाते हैं ताकि वो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, इसलिए। ठीक है, तो प्रॉपर आपको रिवीजन की क्लासेस चल रही, ना कि सिर्फ सिलेबस ही क्लासेस चल रही हो, रिवीजन की भी क्लासेस चल रही है। ठीक है, समझ में आनी चाहिए यह बात। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी दूसरी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, बताओ। इसकी दूसरी कक्षा में, दूसरी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कितनी ऊर्जा होगी। दूसरी के लिए अभी हल किया भैया, और नहीं हल किया हो तो जान लो, ई एन अगर बराबर निकालना है तो -13.6 बटे एन स्क्वायर होता है। यहां पर कह रहा है दूसरी कक्षा, दूसरी बोहर कक्षा, तो एन बराबर 2, अर्थात ई एन बराबर होगा -13.6 बटे एन स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। अभी मैंने यहां वैसे हल करके बता भी दिया, कहां गया ये 3.4 याद रहता है सबको लगभग वैल्यू, तो ये हो जाएगा -13.6 बटे में कितना 4। हल कर लो, हल कर लो भैया, 4 3 12, दशमलव लगा के 0, 4 चौके 16, -3.4, तो 3.4 कौन सा है, ए ऑप्शन सही होगा, ए फॉर आनंद सर, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग पूर्ण गुणज होता। चलिए इसका मैं जवाब पढ़ूंगा आप लोगों का जो भी आएगा, इसका जवाब मैं पूर्ण तरीके से आपके कमेंट पर पढ़ूंगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, देखते कौन 16 का पहले ऑप्शन लिख करके भेजता है। 16 का लिख के भेजेगा h/2 पाई का। बिल्कुल आप, हमारे पास वो पुरस्कार नहीं दिख रहा है चेक वाला, क्योंकि ये स्टील की रॉड उनके लिए है जिनका ऑप्शन गलत होता है। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ है प्रिया कुमारी जी, और आपने h/2 पाई लिखा है, ये बिल्कुल सही है। बोहर सर ने अपने पहले ही सिद्धांत में ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, उस स्थायी कक्षा में रह सकता है जिसका कोणीय संवेग, जिसका कोणीय संवेग mvr h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो, तो n से गुणा, जहां n बराबर क्या है, तो n बराबर है 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, h/2 पाई का। इसको मैंने बताया था कोणीय संवेग pr, जैसे बल आघूर्ण fr, वैसे कोणीय संवेग pr, p मतलब रेखीय संवेग जिसकी वैल्यू mv होती है। अच्छे से इसको समझा दिया था मैंने, याद होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा, एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, इसमें भी बताइए, वही चीज लिखी हुई है, थोड़ा सा बस याद कर लीजिए।
हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। प्यारे बच्चों, mvr एंगुलर मोमेंटम, mvr इज इक्वल टू nh अपान में 2 पाई। अगर न्यूनतम की बात हो रही है तो n बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सबसे लोवेस्ट मिनिमम तो n बराबर 1 ही है, तो यहां पर 1 रखेंगे तो mvr बराबर h अपान में 2 पाई होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, जूल सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बताइए हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या 5.3 × 10⁻⁻11 है, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, इसको हल करिए। दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? जब हम त्रिज्या के आधार पर देखते हैं ना, तो जैसे आर्यन, इसकी वैल्यू जो होगी वो पहली कक्षा की त्रिज्या अगर दी गई है, तो जो nवीं कक्षा की त्रिज्या की बात कर रहे हैं तो n²r1 होता है सूत्र। अब बताओ इसका कैसे हल करेंगे? इसका जो भी जवाब देगा मैं उसका कमेंट पढ़ूंगा। 18 का भी ये कौन है? 5.3 गुणे इसको हल करते हैं। कौन सी कहा है? दूसरी कक्षा के लिए बात की है ना, तो r2 बराबर n की जगह पर 2 का स्क्वायर इंटू r1 की वैल्यू कितनी है? ये 5.3 4 गुणे 5 है। हल करिए, 4 तिया 12 के 2 हासिल की त्रिज्या r हो तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? अरे वाह, ये तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। यदि बोहर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या r हो तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? वही सूत्र, आर्यन इज इक्वल टू n²r1। आर्यन बराबर n कौन सा? द्वितीय कक्षा की बात करें तो 2 का स्क्वायर, r1 पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी कह रहे हैं? बोहर की प्रथम पहली त्रिज्या कितनी है? r है, तो इस जगह r रख दो। तो आर्यन बराबर 2 का स्क्वायर 4 और r 4r होगा। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो ये तो आपके पूरे आंसर हो गए, जो कि आपको पैनल पीडीएफ में जाएगा तो आसानी होगी पढ़ने, देखने व समझने में। अभी बताइए, पहला क्वेश्चन आ गया है प्यारे बच्चा पार्टी, सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत हुई है और पहले आप बता दीजिए कि 19 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं? 19 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं? जल्दी से जवाब दे दीजिए। 19, बिना ज्यादा बातचीत किए, क्योंकि पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करना है। और जल्द आप लोग इधर उधर, क्योंकि भजन हो रहे हैं यहाँ, जैसे बहुत ज्यादा आवाज आ रही है ना, तो डिस्टर्ब होता है, इसलिए सिर्फ पढ़ने पे जल्दी से कंसंट्रेट करते हैं। ये उत्तरी क्यों लिख दिया भैया? हमारे टाइपराइटर महोदय जी उत्तरी बना दिया। हाँ, उत्तरी, उत्तर ना। चलो लिखिए इसका जवाब। क्वांटम शर्त क्या है, अथवा बोर का क्वांटम शर्त क्या है? मतलब बोहर सर का क्वांटम शर्त क्या है? क्या कहते हैं बोहर सर? बोहर सर कहते हैं किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर, मान लो उत्तर लिखने के लिए आए तो आप ऐसे लिखोगे, चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं, केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं, केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं। ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। बस इतना उत्तर लिखिएगा और इसमें लिख दीजिएगा अच्छे से, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। और इसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में जब उत्तर दीजिएगा तो ब्लैक पेन से ऐसे बंद कर दीजिएगा।
बॉक्स बना दीजिएगा पटरी से, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, 2 अंक ऐसे लिखेगा 2, और इसके ऊपर गोला लगा के आगे बढ़ जाएगा कि भैया इसको 2 नंबर दे के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या कोई कोई ऐसे लिखेगा 2 बना के ऐसे नीचे लाइन मानेगा कि भैया हो गए 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप ऐसा लिख देते हैं, तो 2 नंबर आपकी झोली में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण क्या है अथवा बोहर आकृत की शर्त क्या है? बोहर की आकृत जो कहते हैं कि इस प्रकार परमाणु की आकृति, उसकी शर्त क्या है, या संक्रमण क्या है? तो इसका उत्तर कैसे देंगे? संक्रमण क्या है, ध्यान से सुनिए। जब इलेक्ट्रॉन किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है, बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है, तो वह अपनी स्थायी कक्षा छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ऊर्जा स्तर में चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अच्छा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाते समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या ऊर्जा का अवशोषण करता है? क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर में वो कितनी देर तक रहता है? मात्र 10⁻⁸ सेकेंड तक। वह उच्च ऊर्जा स्तर में 10⁻⁸ सेकेंड, उच्च ऊर्जा स्तर में 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रुकता है, उसके बाद अपनी निम्न ऊर्जा स्तर, या इसके बाद निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट आता है, निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट आता है, इस दौरान आता है। अरे भैया हमारे साथ लिख रहे हो कि नहीं? अगर हमारे साथ में लिखोगे तो राइटिंग में इंक्रीमेंट होगा। मैंने बताया आप यूपीएससी की परीक्षा दोगे, स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं दोगे, तो वहां पर आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 350 नंबर से जो आपका यूपीएससी होता है उसमें आपका निबंध की परीक्षा होती है, ऐसे लिखना होता है। अगर आपने अच्छे से लिखावट कर दी तो आपके ऐसे में अच्छे से अच्छे अंक आ सकते हैं, और साथ ही साथ और भी कुछ लिखने के टॉपिक्स रहते हैं जो भी 350 के वो भी मार्क्स होते हैं, उनमें उत्तर देना होता है, प्रश्न जो होते हैं। तो आपकी राइटिंग अच्छी होती है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं हमारे साथ लिखो, अगर समझ में आया है तो, नहीं तो पहले समझने में फोकस करो, और जब समय मिले फिर पैनल पीडीएफ से देख करके उसे लिखो जरूर कॉपी में। नहीं लिख रहे हो तो इससे आपकी राइटिंग पर इफेक्ट आएगा। फिर जो हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि भैया आप 95% प्लस या 90% प्लस ला सकते हो, तो नहीं ला पाओगे, क्योंकि मेहनत दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी होगा। ठीक है, तो वापस लौट आता है, इस दौरान वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, उत्सर्जन या अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। इस घटना को संक्रमण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं बाबूजी? हे बाबूजी, संक्रमण कहते हैं। इस घटना को संक्रमण कहते हैं। जीना है तो हंस के जियो, बने एक पल भी रोना ना। सही है? बताइए, क्या ये आपका प्रश्न उत्तर जो मैंने लिखा वो सही है? आप इससे सारी चीजें समझ पाए?
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तेजन स्तर तथा उत्तेजन ऊर्जा या उत्तेजन विभव से क्या समझते हैं? बहुत ज्यादा लिखना था, शायद टाइपराइटर महोदय जी ने यहाँ पर कैलकुलेशन करके लिख दिया है। महोदय जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, बच्चों को पीडीएफ से लिखना पड़ेगा, वो लिखें। ठीक है। मूल स्तर के ऊपर का सभी, मूल स्तर के ऊपर का सभी, सीभी नहीं, सभी ऊर्जा स्तर तथा मूल ऊर्जा स्तर का उत्तेजन स्तर कहते हैं। अर्थात प्यारे बच्चों, वो चाहे नीचे सबसे पहली ऊर्जा स्तर लाइन हो, आप ऊर्जा स्तर वाली जो रेखाएं देखेंगे, चाहे मूल ऊर्जा स्तर हो, चाहे उसके ऊपर की कितनी भी ऊर्जा स्तर वाली रेखाएं हैं, आपको पता है परमाणु के ऊपर ऊर्जा स्तर की ऊर्जाएं धीरे धीरे घटती जाती हैं। उनकी जो उत्सर्जन क्षमता है वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो जो भी ऊर्जाएं होंगी, जो भी ऊर्जा स्तर होंगी, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तेजन स्तर कहते हैं। किसी एक उत्तेजन ऊर्जा स्तर तथा मूल ऊर्जा स्तर के बीच के अंतर को उत्तेजित ऊर्जा या उत्तेजन विभव कहते हैं। ध्यान से सुन लें, सबसे निम्न ऊर्जा स्तर तथा इसके ऊपर की कोई भी उच्च ऊर्जा स्तर है, उसके बीच के जो अंतराल है उसे क्या कहते हैं? उत्तेजन ऊर्जा या उत्तेजन विभव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्तेजन विभव या उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन विभव या आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान क्या होगा? वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। ध्यान से सुने, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, आयनन विभव कहलाता। एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अगर हमें निकालना है तो हमें जितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहेंगे? आयनन विभव कहेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान कितना होता है? तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में हल करना है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आइए भैया, ए बाबूजी, एक रेता हल, न्यूमेरिकल ही बचा था, है ना? सब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल ही बचा था, वही आ गया फिर, चलो, है ना? तो ये राजा जी एक रेता हल, हाँ न्यूमेरिकल। हाँ सर जी बनाए दे रहे हैं, ऊट पटांग सॉन्ग है, नहीं बनना है तो काहे लिए फालतू गा रहे हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सुनना ध्यान से, मतलब जो आयनीकरण ऊर्जा है ई, वो कितनी दी गई है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक हाइड्रोजन नुमा परमाणु की परमाणु संख्या 2 है। ओहो हो, जेड बराबर प्यारे बच्चों क्या है? 2 है। जेड बराबर क्या है? 2 है। ओके, जेड बराबर 2 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आगे बोलिए। तथा इलेक्ट्रॉन द्वितीय बोहर कक्षा में है। ओहो हो, एन बराबर भी 2 है, द्वितीय बोहर कक्षा में है। इसकी आयनीकरण ऊर्जा कितनी? आयनीकरण ऊर्जा, ये तो प्यारे बच्चों प्रथम हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा है, लेकिन हाइड्रोजन जैसा ही परमाणु, हाइड्रोजन नुमा का मतलब है, हाइड्रोजन नुमा का मतलब है, हाइड्रोजन नुमा, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ हाइड्रोजन जैसा, इसका अर्थ हाइड्रोजन जैसा एक परमाणु है, हाइड्रोजन जैसा कोई परमाणु है। ठीक है, हाइड्रोजन जैसा कोई परमाणु है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते तो इसके लिए परमाणु क्रमांक जेड की वैल्यू 1 होती, लेकिन यहां जेड बराबर 2 है और एन बराबर भी 2 है। ई बराबर सूत्र होता है -13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए बाबू, ई बराबर -13.6 गुणे जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी? तो 2 का स्क्वायर, बटे एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी? तो 2 का स्क्वायर। हे बाबू किलो राजा जी एक रेता हल, वो खत्म। का हुआ? ई प्यारे बच्चों आंसर आया। ठीक है, लिख दा। ऊर्जा क्या आई?
E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसको जूल में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इसमें किससे गुणा होगा। और उसको अगर जूल में कह देता इसी को कि ऊर्जा को जूल में निकालिए, तो आप कैसे उसको हल करते, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग को चैलेंज, क्या चीज का? होमवर्क का। ये बारी है होमवर्क की। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया? पहला पॉइंट ये बताया, मैं हिंट दे रहा हूं। प्रश्न ये है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर विकसित रदरफोर्ड की परमाणु संरचना को समझाइए। मैंने पहले से सोच रखा था, ये सब है ना, ये सब चुट्टा आदमी का है ना, ये सब चुट्टा बालक बालिकाओं को है ना, महापुरुषों को, देवियों को इन दिनों बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, तो हमको देना है होमवर्क, है ना। बहुत मौज मस्ती चल रही है इन दिनों। बिल्कुल सर, हाँ, मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करो और बस मेहनत करो। देखा मैंने एक दो बच्चों को कमेंट बॉक्स में, और जो मुझे पर्सनल कमेंट आए, 14 आवर 15 आवर पहुंचने लगा है उनका स्क्रीन टाइम मोबाइल पे। टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर 14 आवर 15 आवर का स्क्रीन टाइम है। मतलब बच्चों ने बात दिल पे ले रखी है। क्या? किस बात को दिल पर ले रखी है? लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। बढ़ी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा फैलाना नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही दोस्त, लेकिन लगी हो आग बिहार बोर्ड में रैंक 1 लाने की, बिहार बोर्ड में टॉप करने की, तो ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए, है ना। तो वो बच्चों ने बात सीरियस ले ली है मेरी बातों को। अगर सीरियस लिया है तो गुड, ग्रेट। अगर आप देख रहे हैं जो भी मुझे भेजे थे, धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मुझे लगता है सभी बच्चों का ऐसा होना चाहिए ना। विकसित रदरफोर्ड की परमाणु संरचना को समझाइए। तो पहला पॉइंट इन्होंने जो बताया कि परमाणु में एक गोलाकार सूक्ष्म भाग में नाभिक समस्त धनावेश होता है तथा उसका समस्त द्रव्यमान नाभिक पर उपस्थित होता है। समस्त द्रव्यमान उसके गोलाकार सूक्ष्म भाग में उपस्थित होता है, इसे नाभिक कहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया था। रदरफोर्ड का दूसरा पॉइंट बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। गति करते समय वह ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। बस इतने ही पॉइंट लिख दो, 2 पॉइंट कि परमाणु संरचना को समझाइए। रदरफोर्ड का पहला पॉइंट क्या कि किसी भी परमाणु में परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान उसके बीच में, उसके केंद्र में एक सूक्ष्म गोलाकार भाग में स्थित होता है, जिसे हम परमाणु का नाभिक कहते हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर होती है, लगभग 1 फर्मी के बराबर। इसके परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो नाभिक की त्रिज्या, अगर परमाणु की त्रिज्या की बात करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर। दूसरे पॉइंट में यही लिखना है क्या कि परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ये हो गया होमवर्क। दूसरा, रदरफोर्ड मॉडल की खामियां लिखें। ये भी आपको लिखना है होमवर्क में। पहली खामियां क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका वो मैंने बताया था। क्यों का जवाब नहीं लिखना, क्योंकि 2 अंक में आएगा, इतना ही लिख दोगे बहुत है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करते समय इन्होंने कहा ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अगर ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो एक समय ऐसा आएगा कि ऊर्जा खत्म हो जाएगी, वो चक्कर लगाते लगाते धीरे धीरे नाभिक में गिर जाएगा। दूसरा पॉइंट, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ऊर्जा के रेखीय स्पेक्ट्रम को जो है वो दर्शा नहीं सका, उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका। सीधे ये लिख देना है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम को भी बता नहीं सका। सर रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है? वही जब इलेक्ट्रॉन कंपन करता है, परमाणु कंपन करता है, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, तो उस दौरान रेखीय स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है प्रकाश रंगों का,
क्यों? कभी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, कभी दृश्य भाग में, कभी पराबैंगनी भाग में। तो उन्हीं का जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व्याख्या नहीं कर सका। तो ये दो कमियां आप लिख दीजिएगा। आज की क्लास में प्यारे साथियों इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है, बेहतर लगी है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़ लेना। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, मुझे पता है अगर आपने सही से थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, प्रश्न पूछने का थोड़ा सा घुमाव ढंग था, इस वजह से आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन उनको पढ़ लेना प्यारे बच्चों इस चैप्टर से। अगला चैप्टर नाभिक थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर तो छोटा था, इससे आपको 5-6 नंबर का ही प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेना, एक बार फिर से पढ़ लेना। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक खूब मन लगा करके, ध्यान लगा करके पढ़ते रहिए। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू बस सपने बड़े देखना और उससे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। प्यारे बच्चों खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू सो मच।